नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। तो आप सभी को बताते चले मित्रों कि ये जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी शामिल रहती हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी पिछले समय में घटनाएं घटित होती हैं, प्रमुख मुद्दे रहते हैं, प्रमुख चर्चा के बिंदु रहते हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आरजीएस का रहता है। साथ ही साथ इस डेली करंट अफेयर में स्टैटिक जीके को भी शामिल किया जाता है ताकि आप जब परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर सकें। इन्हीं सब बातों के साथ चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। तो क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभी यह चर्चा का बिंदु क्यों बना हुआ है? तो अभी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने वर्चुअल रूप से इस ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन के लिए और उसके एकीकरण और परीक्षण के लिए वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। ठीक है, सुविधा केंद्र का। और कहाँ पर किया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। लखनऊ में किया है। चलिए, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल पुराना है मामला, लेकिन अभी फिर से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने एकीकरण और परीक्षण के लिए सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। ये भी वहाँ पर मौजूद थे। यह परीक्षण सुविधा केंद्र रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण आधार होगा। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के बारे में बात करें तो यह नवनिर्मित सुविधा केंद्र 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है और लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इसके माध्यम से लगभग 500 प्रत्यक्ष एवं 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कौशल विकास और क्षेत्रीय औद्योगिकरण को गति मिलेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बूस्टर, सब असेंबली, एवियोनिक्स, प्रोपेलेंट और रैमजेट इंजन के एकीकरण का कार्य करेगी, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है और यह मैक 2.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की शीर्ष गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। क्रूज मिसाइल क्या दोस्त होती है? तो एक होता है जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र है और यहाँ पर टारगेट पॉइंट है। तो ये जब मिसाइल जाती है तो ये परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती है और इसमें गुरुत्वाकर्षण फोर्स का भूमिका रहता है। लेकिन वहीं जब ये मान लीजिए ये कोई प्रक्षेपण केंद्र है और ये टारगेट पॉइंट है, तो जब ये मिसाइल यहाँ से दागी जाती है तो यह जब सतह के समानांतर जब जाती है तो ये क्या होता है, ये क्रूज मिसाइल की तरह कार्य करती है। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र यानी भारत की ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रूस में जो बहती है नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट है। यह एक मल्टी प्लेटफार्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा, समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा सटीकता के साथ बहुत क्षमता वाली मिसाइल है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय काम करती है। यह फायर एंड फारगेट
सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो फायर एंड फॉरगेट पर आधारित होती है। ब्रह्मोस के प्रमुख संस्करणों की बात करें तो भूमि आधारित संस्करण, यानी भारतीय सेना में तैनात यह संस्करण 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली 3 मिसाइलों को एक साथ दाग सकती है। नौसेना आधारित संस्करण की बात करें तो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर 2005 से तैनात किया गया है। इसे सतह से सतह और सतह से समुद्र पर मार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुसेना प्रसंस्करण की बात करें तो सुखोई MK-1 से दागा जाने वाला यह संस्करण उच्च गति और लंबी दूरी से दुश्मन को अचूक निशाना बना सकता है। तो ये प्रमुख संस्करण है, यानी जमीन से, नौसेना से यानी पानी से और एयर से इसे हम दाग सकते हैं और इसके प्रमुख संस्करण हैं। पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण की बात करें तो पानी की सतह से नीचे से दागी जाने वाली यह मिसाइल 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई थी। ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो विकासाधीन यह नई पीढ़ी की मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक स्टील्थ क्षमताओं से युक्त होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म वर्ष 1919 में लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। साथ ही वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो ये कथन, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के चंडीगढ़ के रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के 6ठे संस्करण की आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस टूर्नामेंट में वायुसेना हॉकी टीमों और 2 अन्य देशों की टीमों सहित 12 टीमों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट वायुसेना के मार्शल अर्जन DFC यानी विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस के स्मरण में आयोजित किया जाता है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व थे। इसके पुरस्कार समारोह के दौरान पदक, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विजेताओं को 3 लाख रुपए मिलते हैं और उपविजेताओं को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1919 में लायलपुर, अब पाकिस्तान में जो अवस्थित है, वहाँ पर हुआ था और इन्हें वर्ष 1939 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में उनकी भूमिका के लिए उन्हें विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनके निर्णायक नेतृत्व से भारतीय वायुसेना ने अखनूर में पाकिस्तान के आक्रमण को अप्रभावित बनाया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में वह वायुसेना के मार्शल की 5 स्टार रैंक से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी बने। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दिल्ली के राजदूत और उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो ये थे वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह। ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स की सहायता से हुई थी। वर्ष 1945 में किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन एयरफोर्स की उपलब्धियों के सम्मान में इसको रॉयल टाइटल प्रदान किया। वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इस मानद टाइटल को समाप्त कर दिया गया था। देश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में इसका नाम भारतीय वायुसेना के रूप में विकसित हुआ। विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना और भारतीय वायुसेना है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 7 मई को मनाया गया। IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 1912 में की गई थी। यहाँ पर पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो आपको बताते चले कि यहाँ पर
दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, हर साल 7 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेलों, विशेषकर एथलेटिक्स के प्रति रुचि को बढ़ाना है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ द्वारा की गई थी, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। विश्व एथलेटिक्स का इतिहास की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स की स्थापना की प्रक्रिया 18 जुलाई 1912 को स्वीडन के स्टॉकहोम में 1912 ओलंपिक के बाद हुई थी। इस बैठक में 17 देशों के 27 प्रतिनिधियों ने अगले वर्ष बर्लिन में एक औपचारिक कांग्रेस आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसकी अध्यक्षता सिगफ्रीड एडस्ट्राम ने की थी। 1912 में IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन का गठन हुआ, जो आगे चलकर विश्व एथलेटिक्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मुख्यालय और खेलों का विस्तार की बात करें तो संस्थान का मुख्यालय 1912 से 1946 तक स्टॉकहोम में रहा और 1946 से 1993 तक लंदन और फिर मोकानो स्थानांतरित हो गया। तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मोकानो में है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में देख लें तो इसका पूर्व नाम, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, स्थापना 1912, मुख्यालय मोकानो। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स इवेंट्स का आयोजन करता है, जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, डायमंड लीग, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप। ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की बात करें तो इस दिन का महत्व है, बच्चों और युवाओं को खेलों से जोड़ता है, जीवन में अनुशासन, मेहनत और धैर्य सिखाता है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ मई को मनाई गई। एक मिनट, चलिए, तो हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ 9 मई को मनाई गई। यहाँ पर डेट छूट गया था, वही मेंशन किया, ठीक है। यह 1950 को समन घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने की याद दिलाता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? न तो 1 और न ही 2। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो यूरोप दिवस हर साल 9 मई को मनाया जाता है। इस साल 9 मई 2025 को हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, जो 1950 में समन घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने की 75वीं वर्षगांठ है। इस घोषणा ने यूरोपीय संघ की शुरुआत की और युद्ध के बाद के यूरोप में शांति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोस्टेट द्वारा बताया गया ये यूरोप दिवस की बात करें तो यह दिवस मई को मनाया जाता है और यह 9 मई 1950 को शुमन घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने की याद दिलाता है। शुमना ने घोषणा की। इस घोषणा में युद्ध के बाद के यूरोप में दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शामिल थी। इसे यूरोपीय संघ की शुरुआत माना जाता है। 75वीं वर्षगांठ है इस वर्ष। तो इस साल 2025 में हम यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यूरोपीय संघ की बात करें तो यह 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जो एकीकरण और सहयोग के माध्यम से काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रंग चेहरा और सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की सुविधा वाला पहला हरित गांव त्रिपुरा बना है और रंग चेहरा गांव मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत आता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो रंग चेहरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के साथ त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया है। यह गांव मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत आता है और सरकार ने यहाँ सौर संयंत्र
और सौर आधारित जल शोधन प्रणाली स्थापित की है। इससे त्रिपुरा में निचले स्तर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। विस्तार की बात करें तो रंगचेहरा गांव जो मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत आता है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के साथ त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया है। तो त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? रंगचेहरा गांव। ठीक है। सरकार ने इस गांव में एक सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधन प्रणाली स्थापित की है। इस पहल से त्रिपुरा में निचले स्तर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है। दक्षिण त्रिपुरा के 600 परिवार अब अपनी दैनिक जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ें। तो चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? सीबीआई, एसबीआई, नाटो और सीबीसी। तो अभी इनका संबंध जो है सीबीआई से है और अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में है। हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो प्रवीण सूद को मिला 1 साल का एक्सटेंशन, बने रहेंगे सीबीआई निदेशक, केंद्र निदेशक। अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के मौजूदा निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वो अगले 1 साल तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया बने रहेंगे। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी की तरफ से आदेश भी जारी हो गया है, जिसके मुताबिक सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद अगले 1 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। प्रवीण सूद का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा था। सीबीआई का मतलब है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। दरअसल बीते सोमवार को नए डायरेक्टर के चयन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें पीएम के साथ सीजेआई संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी शामिल थे। बैठक में किसी भी नए नाम पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उन्हें फिर से एक्सटेंशन दिया गया है। सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई का मतलब है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और संगठित अपराधों जैसे गंभीर मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1963 में स्थापित सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत अपना अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो स्थापना कब हुई? 1963 में। और इसे जो शक्तियां मिलती हैं वो किससे मिलती है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत। मुख्य कार्य की बात करें तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो सीबीआई मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है, जिसमें लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, गंभीर आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी शामिल है। इसके क्षेत्र की बात करें तो सीबीआई की जांच का दायरा अंतर्राज्यीय या अखिल भारतीय प्रभाव वाले मामलों तक सीमित है। इसके अधिकारों की बात करें तो सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1945 के तहत जांच करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो मैकिनेक द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कथन कह रहा है 29 अप्रैल 2025 को मैकिनेक द्वीप फिर से चर्चा का विषय बना है, क्योंकि यहाँ आज भी 100 वर्षों से अधिक समय से मोटर गाड़ियों का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि मैकिनेक द्वीप मिशिगन यानी अमेरिका का एक छोटा द्वीप है, जहाँ मोटर वाहन 1998 से प्रतिबंधित है और परिवहन के लिए मुख्य रूप से घोड़े, साइकिल और पैदल मार्ग का प्रयोग होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। तो मैकिनेक द्वीप जो है लगभग 100 सालों से वहाँ पर परिवहन के लिए घोड़े, साइकिल और पैदल मार्ग का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर मोटर वाहन प्रतिबंधित है, इसलिए चर्चा का विषय बन गया है अभी फ़िलहाल में। चलिए हम लोग देख लेते हैं है कहाँ पर। तो मैकिनेक द्वीप 29 अप्रैल 2025 को मैकिनेक द्वीप फिर से चर्चा का विषय बना, क्योंकि वहाँ आज भी 100 वर्षों से अधिक समय से मोटर गाड़ियों का उपयोग नहीं होता है।
मैकिनेक द्वीप के बारे में बात करें तो मैकिनेक द्वीप मिशिगन यानी अमेरिका का एक छोटा द्वीप है जहां मोटर वाहन 1998 से प्रतिबंधित है और परिवहन के लिए मुख्य रूप से घोड़े, साइकिल और पैदल मार्ग का प्रयोग होता है। यह लेक ह्यूरन, अब यहाँ पर देखिए ये कुछ झीलें हैं, तो एक मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ झीलें हैं, तो 5 झीलों का एक समूह है। जब आप कनाडा और यूएसए की सीमा को देखेंगे, 49 पैरेलल लाइन को देखेंगे, देशांतर रेखा को, तो वहाँ पर जो है इस तरीके से 49 वाली जा रही है, तो वहाँ पर जब देखेंगे तो ये झीलें हैं, एक झील ये है, एक झील ये है, एक झील ये है, एक झील ये है और एक झील ये है, तो ये 5 झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं वो आप लोग मैप में देखिए। ठीक है, तो यह लेक ह्यूरन के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है, जहाँ यह लेक मिशिगन से मिलने के बिंदु के निकट आता है, जो उत्तर अमेरिका की प्रमुख ग्रेट लेक्स में से 2 हैं। इसका अधिकांश हिस्सा राज्य संरक्षित उद्यान के अंतर्गत आता है। अब ये देखिए अभी भी वहाँ पर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। ठीक है, मैकिनेक द्वीप की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका स्थान जो है मैकिनेक द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में स्थित है और यह लेक ह्यूरॉन से भी के भीतर आता है। निकटवर्ती जल निकाय की बात करें तो यह द्वीप लेक ह्यूरन और लेक मिशिगन के संगम के पास स्थित है, जो इसे एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 4.35 वर्ग मील यानी 11.3 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल लगभग 4.35 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह द्वीप समुद्र तल से लगभग 339 फीट है और जिससे इसे एक विशिष्ट स्थलाकृति मिलती है। मैकिनेक द्वीप पर चूना पत्थर की चट्टानें, मिश्रित वन और कंकरीले तट पाए जाते हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मैकिनेक द्वीप का नाम मैकिनेक मूल रूप से अनिसिनेबिमोबिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान कछुए की भूमि। यह नाम द्वीप की भौगोलिक बनावट और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भी यह क्षेत्र एनिसिनेबेक जनजाति के मूल निवासियों का था, जिसका यहाँ लंबे समय से अस्तित्व रहा है। सन 1600 के दशक में फ्रांसीसी उपनिवेशवादी यहाँ आए, जिन्होंने व्यापारिक चौकियाँ स्थापित की। इसके बाद 1700 के दशक में ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र पर अंततः यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में आ गया और आज अमेरिका का हिस्सा है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो फोर्ट मैकिनेक, यह एक ब्रिटिश कालीन किला है जिसे अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। ब्यूमाउंट मेमोरियल, यह स्थल पाचन तंत्र पर किए गए शुरुआती वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। स्टुअर्ट हाउस 1817 में जो बना था, यह घर अमेरिका फूर कंपनी के प्रमुख एजेंट का निवास था। ग्रांड होटल लगभग 138 वर्ष पुराना यह होटल अपने दुनिया के सबसे लंबे बरामदे के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया में सबसे लंबा बरामदा यहाँ पर है ग्रांड होटल में। ठीक है, कारों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? तो सन 1898 में जब पहली बार एक मोटर वाहन द्वीप पर आया तो उसकी आवाज़ से घोड़े भयभीत हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मोटर वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय केवल अस्थायी नहीं रहा बल्कि समय के साथ यह एक स्थायी परंपरा और कानूनी व्यवस्था में बदल गया, जो आज तक जारी है।
वर्तमान परिवहन व्यवस्था क्या है वहाँ पर, तो द्वीप पर अब भी पारंपरिक परिवहन माध्यमों का ही उपयोग होता है। घोड़े और घोड़ा गाड़ी द्वारा सवारी और सामान ढोना जारी है। साइकिलें जिनमें से लगभग 1500 किराए पर उपलब्ध हैं। पैदल चलना सबसे आम तरीका है। यहाँ तक कि गोल्फ कार्ट का उपयोग भी प्रतिबंधित है। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।